नमस्कार, फिर से स्वागत है बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम है नितिन जाट और हम आज फिर आपके सामने एक छोटा सा टॉपिक जो आपकी बायोलॉजी के माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव का छोटा सा टॉपिक है, वो लेके आपके सामने हाजिर है। वही बात जीटी वाले बच्चों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बीएससी बायोलॉजी, बीएससी एग्रीकल्चर वाले बच्चों के लिए तो ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपके एनसीईआरटी का पार्ट है। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। ये माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, ध्यान रखिए, माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट का मतलब होता है औद्योगिक उत्पाद बनाने के लिए हम सूक्ष्म जीवों का कैसे प्रयोग कर सकते हैं। आप दवाई देखते हो, एंटीबायोटिक वगैरह, एंटीबायोटिक सूक्ष्म जीवों से ही बनती है बेटा, है ना। एंटीबायोटिक, पहली एंटीबायोटिक थी वो पेनिसिलियम नोटाटम नामक कवक से बनाई थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने गलती से, ठीक है, बन गई थी। ऐसे ही आप जो शराब पीते हो, एल्कोहल वगैरह यूज लेते हैं पीने के लिए, लेबोरेटरीज वगैरह में यूज लेते हैं। आप जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं, आप जो बायोगैस, गोबर गैस जिसका नाम सुना होगा, वो यूज लेते हैं, है ना। ये सब माइक्रोब्स के एक्टिविटी से बनता है, यानी कि सूक्ष्म जीव की क्रियाओं से बनता है। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां आपने देखी होंगी ऐसे, ये देखिए ऐसे बड़े बड़े पात्र, ये जो कंटेनर जो बड़े बड़े रहते हैं स्टील के, स्टेनलेस स्टील के जो बड़े बड़े कंटेनर बने होते हैं, इनको बोलते हैं बेटा फर्मेंटर, ठीक है, किण्वक बोलते हैं। बड़े बड़े जो पात्र होते हैं जो उद्योग धंधों में सूक्ष्म जीवों की क्रिया से उत्पाद प्राप्त करने के लिए बनाए जाते हैं, उनको किण्वक बोलते हैं, ठीक है। इन्हीं में उत्पाद बनाए जाते हैं। तो सबसे पहला तो उत्पाद, हम फेमस उत्पाद है वो है ब्रीवर्स इंडस्ट्री में, यानी कि शराब उद्योग में, है ना। ब्रीवर्स इंडस्ट्री या शराब उद्योग में सूक्ष्म जीवों का प्रयोग, एक यीस्ट आता है सेकेरोमाइसिस सेरिवेसी नाम से, है ना, फर्मेंटेड ब्रीवर्स, देखिए, है ना। शराब उद्योग में सूक्ष्म जीवों का प्रयोग है वो पहली बात तो ब्रीवर्स या शराब बनाने में होता है ना। एक यीस्ट होता है सेकेरोमाइसिस सेरिवेसी, ठीक है, यीस्ट यानी कि एक कोशिकीय कवक होता है ये, ठीक है। यीस्ट होता है सेकेरोमाइसिस सेरिवेसी, यही यीस्ट होता है वो ब्रेड बनाने के लिए यूज लिया जाता है, इसलिए इसको बेकर यीस्ट भी बोलते हैं। जो बेकरी इंडस्ट्री में, यानी कि ब्रेड वाली जो इंडस्ट्री होती है उसको बेकर इंडस्ट्री बोलते हैं। तो बेकरी इंडस्ट्री में भी काम में लिया जाता है, इसलिए इसको बेकर यीस्ट भी बोल देते हैं। और ये ब्रीवर्स इंडस्ट्री में भी ब्रीवेज बनाने के लिए यूज लिया जाता है, इसलिए इसको एल्कोहल प्रोडक्शन में यूज लिया जाता है, इसलिए इसको ब्रीवर्स यीस्ट भी बोल देते हैं। तो कोई आपसे पूछे कि बेकर यीस्ट कौन सा है, तो सेकेरोमाइसिस सेरिवेसी। ब्रीवर्स यीस्ट कौन सा है, तो आप सेकेरोमाइसिस सेरिवेसी का ही नाम लेंगे। यानी कि शराब बनाने में कौन सा यीस्ट काम में लेते हैं, सेकेरोमाइसिस सेरिवेसी। ब्रेड बनाने में कौन सा यीस्ट काम में लेते हैं, सेकेरोमाइसिस सेरिवेसी, ठीक है बेटा, इतना आप ध्यान रखेंगे। और आपने कौन सा कच्चा माल यूज लिया है ना, आपने कौन सा कच्चा माल यूज लिया है, आपने बनाने की विधि कौन सी यूज ली है, इसके आधार पर शराब के प्रकार बदल जाते हैं, है ना। नेचुरली क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये फर्मेंटर या किण्वक है, इसमें आपने कच्चा माल, जैसे मान लीजिए कोई जौ वगैरह डाल दिए या फिर आपने अंगूर वगैरह डाल दिए, इसमें आपने सेकेरोमाइसिस सेरिवेसी को छोड़ दिया, यीस्ट है उसको छोड़ दिया, तो नेचुरली ये यीस्ट क्या होता है, अवायवीय श्वसन करता है ना, जिसको आप किण्वन बोलते हो, है ना। फर्मेंटेशन करता है और फर्मेंटेशन करके इन पदार्थों का यूज लेता है वो, ठीक है, और इन पदार्थों का यूज करता है और अवायवीय श्वसन करता है, और अवायवीय श्वसन करके एल्कोहल बनाता है। कौन सा एल्कोहल, एथेनॉल, ध्यान रखिएगा। मेथेनॉल होता है वो जहरीली शराब होती है जो इसको उपयुक्त कंडीशन, उपयुक्त अवस्था नहीं देने पर बनाता है ये, ठीक है। अगर इसको उपयुक्त परिस्थितियां दी जाए सारी की सारी, तो ये एथेनॉल बनाता है जो शराब पीने के काम में ली जाती है, ठीक है। आ गई बात समझ में। तो इसको रॉ मटेरियल दिया जाता है, कच्चा पदार्थ, जैसे कोई भी अनाज वगैरह दे दिए आपने, कोई भी फल फ्रूट दे दिए, और उसके बाद में उसको बंद कर दिया जाता है, यानी कि अवायवीय परिस्थिति बनाई जाती है। तो ये अवायवीय परिस्थिति में एनारोबिक रेस्पिरेशन करता है और एनारोबिक रेस्पिरेशन करके ये एथेनॉल बनाता है। और जब उस एथेनॉल का कंसंट्रेशन, उस एथेनॉल की सांद्रता 14% हो जाए इस पात्र में, तब ये यीस्ट क्या करता है, मरना स्टार्ट कर देता है धीरे धीरे। आ गई बात समझ में। लेकिन अब आप बोलोगे सर हम शराब पीते हैं, उसमें तो लिखा होता है 80%, 50%, तो वो कहां से आता है ना। आ रही बात समझ में। तो एक आसवन नाम की एक विधि होती है ना। आसवन में क्या होता है, जैसे मान लो आपने एक बर्तन लिया, आ रही बात समझ में, ऐसे एक कांच का बर्तन ले लिया, बंद कर दिया ऊपर से, ऐसे मान लीजिए, और यहाँ पे आपने एक आग लगा दी बर्नर से, ठीक है।
जैसे मान लीजिए ऐसा एक आपने कांच का बर्तन ले लिया, कैसा ऐसा आपने एक कांच का बर्तन ले लिया, मान लीजिए ऐसे ले लेते हैं, एक आपने ऐसे कांच का बर्तन ले लिया, ठीक है, और यहाँ पे आपने एक नल की फिट कर दी, इसको आपने यहाँ से एल्यूमिनियम से ढक दिया, और यहाँ पे आपने पानी भर दिया, ठीक है, और यहाँ आपने आग लगा दी नीचे, ठीक है। अब क्या होगा, पानी उबलेगा और उबल के भाप बन के ऊपर उड़ेगा, ठीक है। एल्यूमिनियम फॉइल यहाँ पे है, तो ये पार्ट है वो थोड़ा सा ठंडा रहेगा इस पार्ट की तुलना में, इसलिए यहाँ पे पानी जो भाप है वो धीरे धीरे बूंदों में बदलेगा, और बूंदों से बदल के यहाँ पे क्या है वो पानी के रूप में निकलेगा। तो थोड़ी देर में आप देखोगे कि यहाँ पे पानी की ड्रॉपलेट्स आना स्टार्ट हो जाएंगी, पानी की बूंदें आना इकट्ठा हो जाएंगी, ठीक है। लेकिन ये पानी और इस पानी में अंतर होगा, आप देखेंगे कि ये पानी है ना, जैसे मान लीजिए आपने ये पानी कितना ही साफ लिया हो, पर ये जो पानी है वो इस पानी से साफ दिखाई देगा, क्यों? क्योंकि भाप बन के कौन उड़ रहा है, पानी उड़ रहा है, तो यहाँ कौन आएगा, पानी आएगा, यहाँ पे जो भी गंदगी है वो यहाँ नहीं आ पाएगी। इस विधि को बोलते हैं आसवन विधि, है ना। तो शराब में नेचुरली जो यीस्ट होता है वो 14% शराब उत्पन्न करता है या अल्कोहल उत्पन्न करता है, उसके बाद की जो शराब जोड़ी जाती है वो इसी आसवन विधि के द्वारा जोड़ी जाती है। आगे बात समझ में, है ना। पानी को उड़ा दिया जाता है, बाकी बचा हुआ पार्ट है वो रो अल्कोहल होता है ना, यानी कि शराब होती है, सॉरी मैं एथेनॉल होता है ना। तो कंसंट्रेशन बढ़ गई ना, आपने पानी को उड़ा दिया तो बाकी बचा क्या, एथेनॉल बचा। और भी बहुत सारी डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग होती है, पर यह विधि यूज ली जाती है आसवन, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं डिस्टिलेशन, ठीक है। आगे बात सुनिए, तो अगर आपसे कोई पूछे कि बिना डिस्टिलेशन की ड्रिंक कौन सी है, बिना डिस्टिलेशन की शराब कौन सी है, और डिस्टिलेशन की डिस्टिलेटेड जो शराब है वो कौन सी है ना, ध्यान रखिएगा। तो ये उल्टा लिखा हुआ है विदाउट डिस्टिलेशन, ऊपर वाली जो है वो विदाउट डिस्टिलेशन है, ध्यान रखिएगा। ये जो ऊपर वाली है ये बिना आसवन के बनी हुई है, मैं आपको बड़ा थोड़ा सा करके इसको मिटा देता हूं। ये जो पार्ट है ये विदाउट डिस्टिलेशन वाला है, ठीक है, और ये जो पार्ट है ये विथ वाला है, ठीक है। एक मिनट इसको मिटा, ये विथ वाला है, ठीक है। तो ये तो है वो विदाउट वाला है, और ये विथ डिस्टिलेशन वाला है ना। तो ये आसवन के बिना वाला है, तो आसवन के बिना वाला होगा तो इसमें शराब की मात्रा या एथेनॉल की मात्रा कितनी होगी, 14% या उससे कम, है ना, 14% या उससे कम होगी। और अगर हमने आसवन के द्वारा बनाया है, विद डिस्टिलेशन बनाया है, यानी कि हमने क्या किया, आसवन कर दिया और आसवन के द्वारा अल्कोहल की सांद्रता या एथेनॉल की सांद्रता को बढ़ा दिया, तो इसमें 14% से ज्यादा होगा, ठीक है। तो यह क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि कौन सी शराब है वो बिना आसवन के या विदाउट डिस्टिलेशन बनाई गई है, तो आप नाम लेंगे बियर, वाइन और वोडका। देखिए बी से आप याद कर सकते हैं बियर, और जितने भी 3 अक्षर वाले नाम हैं, देखिए बियर हिंदी में बोल रहा हूं, वाइन, वोडका, ये 3 शब्द हैं, बियर है, वाइन है, वोडका, ठीक है, ये 3 शब्द वाले हैं। बी से याद कर सकते हो बिना आसवन के, तो बिना आसवन के 3 शब्द वाले नाम होते हैं बियर, वाइन, वोडका। बियर को आप बिना आसवन के याद कर सकते हो, बी बिना आसवन बियर, और बियर जो कि 3 शब्द वाली है, तो जितने भी 3 शब्द वाले आपको याद है बियर, वाइन और वोडका, ये बिना आसवन के बनाए जाते हैं। तो इनमें शराब की कंसंट्रेशन बिना आसवन की होती है, ठीक है। उसके बाद में विद डिस्टिलेशन यानी कि आसवन के द्वारा, तो इसमें शराब की कंसंट्रेशन 14% से ज्यादा होगी, जैसे विस्की हो गया, ब्रांडी हो गया, रम हो गया, है ना, जो 3 अक्षरों के नहीं है, विस्की हो गया, ब्रांडी हो गया, रम हो गया, एनसीईआरटी में जो लिखे हुए हैं, मैं और ऊपर नहीं जा रहा हूं, विस्की, ब्रांडी और रम ये आसवन के द्वारा बने हुए होते हैं, तो इनमें 14% से ज्यादा होती है ना। तो बात हम क्या बोल रहे थे बेटा, कि पहला जो उद्योग धंधों में सूक्ष्म जीवों का प्रयोग किया जाता है वो शराब बनाने के लिए किया जाता है, सैकेरोमाइसिस सेरिवेसिका, इसलिए इसको ब्रीवर्स भी बोल देते हैं, क्योंकि ब्रीवेज इंडस्ट्री में यूज लेते हैं, ब्रीवेज मतलब शराब वाली इंडस्ट्री, ठीक है। आगे बात समझ में, रॉ मटेरियल का और आसवन के द्वारा बनाई है या आसवन के बिना बनाई है, उसके आधार पर अल्कोहल की क्वालिटी और क्वांटिटी बदल जाती है, कंसंट्रेशन बदल जाती है, ठीक है। ये पहला प्रोडक्ट हो गया आपका, है ना, जो उद्योग धंधों में बनाया जाता है। दूसरा जो प्रोडक्ट है एंटीबायोटिक्स,
आपने सबने नाम सुना है एंटीबायोटिक का, 20वीं सदी से पहले कोई नाम जानता भी नहीं था। 20वीं सदी की सबसे महत्वपूर्ण खोज अगर आपसे कोई पूछे, है ना, मोस्ट इंपोर्टेंट डिस्कवरी ऑफ 20th सेंचुरी, तो इसमें सबसे ऊपर नाम आता है वो एंटीबायोटिक का आता है। पहली एंटीबायोटिक खोजी गई थी पेनिसिलिन, और किस फंगस से खोजी गई थी, किस कवक से, पेनिसिलियम नोटाटम नामक फंगस से, है ना। मैं आपको बताता हूँ एक एक्सपेरिमेंट, एक चीज। एक फ्लेमिंग नाम के साइंटिस्ट थे, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। वो क्या काम कर रहे थे, वो स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया पे काम कर रहे थे, सॉरी स्टेफिलोकोकस पे, है ना, स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया पे काम कर रहे थे। और उस टाइम पे उन्होंने क्या किया, जैसे ऐसे आपके क्या होते हैं बेटा, प्लेट होते हैं जिन पे आप बैक्टीरिया को ग्रो करवाते हो लेबोरेटरी में, तो वो इस बैक्टीरिया पे काम कर रहे थे। अब उन्होंने क्या किया, सारी प्लेट्स को धो दी, पर एक दो प्लेट ऐसी रही जिन पे उन्होंने बैक्टीरिया ग्रो करवाया, पर उनको धोना जो भूल गए वो, यानी कि उनको साफ करना भूल गए। और उन्होंने देखा कि कुछ दिन बाद में, जैसे मान लीजिए ये बैक्टीरिया लगा हुआ है, कुछ दिन बाद में क्या हुआ कि ये बैक्टीरिया है ना, उस साइड से हट गया धीरे धीरे, आ गई बात समझ में, और इसकी जगह पे एक फंगस ग्रोथ कर गई। आप जानते हो हम जब रोटी वगैरह इसमें किचन में छोड़ देते हैं तो फंगस ग्रो कर जाती है, वैसे ही उन्होंने देखा कि कुछ दिन बाद में ऐसे फंगस ग्रो कर गई, और जहां फंगस ग्रो कर रही थी ना, वहां बैक्टीरिया नहीं था। तो उन्होंने सोचा कुछ ना कुछ ऐसा है इस फंगस में जो इस बैक्टीरिया को ग्रोथ नहीं करने दे रहा है, और यहीं से उन्होंने पेनिसिलिन को निकाला। तो गलती से हुई, वो डिस्कवरी नहीं कर रहे थे, वो केवल बैक्टीरिया पे काम कर रहे थे। एक दो प्लेट ऐसी छूट गई जिन पे बैक्टीरिया को उन्होंने साफ नहीं किया था। थोड़े दिन बाद में उन्होंने देखा कि बैक्टीरिया की ग्रोथ अपने आप रुक रही है। क्यों? क्योंकि एक फंगस उगी हुई है उस एरिया में, और वो फंगस कुछ ना कुछ ऐसा बना रही है जो उसके आसपास के बैक्टीरिया को ग्रोथ नहीं करने दे रहा है। वो फंगस थी पेनिसिलियम नोटाटम नामक कवक था, और जो काम कर रहे थे वो बैक्टीरिया था स्टेफिलोकोकस, ध्यान रखिएगा, है ना। तो यहीं से पेनिसिलिन एंटीबायोटिक की खोज हुई, ठीक है, आ गई बात समझ में। तो गलती से खोज हुई थी, 20वीं सदी की सबसे महत्वपूर्ण खोज है। इसके बाद में इसको हार्वर्ड फ्लोरे और चेन नाम के दो साइंटिस्ट आए, उन्होंने इसको और भी प्रभावशाली औषधि के रूप में स्थापित किया अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के साथ मिलकर। तो हार्वर्ड फ्लोरे, चेन और फ्लेमिंग, इन तीनों ने पेनिसिलिन को एक प्रभावशाली औषधि के रूप में स्थापित किया। डिस्कवरी गलती से हो गई, पर उन्होंने एंटीबायोटिक को प्रभावशाली औषधि के रूप में पेनिसिलिन को स्थापित किया, इसलिए उनको 1945 का नोबेल प्राइज भी मिला बेटा। इस पेनिसिलिन की डिस्कवरी के लिए 1945 में इनको नोबेल प्राइज में मिला। एंटीबायोटिक जो वर्ड होता है, इसका मतलब होता है एंटी और बायोटिक। इस एंटी का मतलब आप जानते हो विरोध में, और बायोटिक्स का मतलब होता है जिंदगी के। तो ऐसा सब्सटेंस जो, या ऐसा केमिकल या ऐसा पदार्थ जो किसी एक जीव से निकलता है और दूसरे जीव की या उसी जीव की वृद्धि को संगमित करता है, उस पदार्थ को एंटीबायोटिक बोलते हैं। यानी कि सूक्ष्म जीवों से निकाला गया ऐसा पदार्थ या सूक्ष्म जीवों द्वारा निर्मित किया गया ऐसा पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों की ग्रोथ को रोकता है, वृद्धि को रोकता है, उसको बोलते हैं एंटीबायोटिक्स। ठीक है, आ गई बात समझ में। डिस्कवरी किसने की? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की, 20वीं सदी में की सबसे महत्वपूर्ण डिस्कवरी है ना। पेनिसिलिन की डिस्कवरी की थी उन्होंने, किस कवक से? पेनिसिलियम नोटाटम नामक कवक से। दुर्घटना पूर्वक खोज हुई थी, वो काम कर रहे थे स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया पे, पर वो गलती से एक प्लेट पे पेनिसिलियम नोटाटम फंगस उग गया और उन्होंने स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया की ग्रोथ को कम कर दिया। बस वो शानदार ऑब्जर्वर थे, उन्होंने एकदम गजब ऑब्जर्व किया कि कुछ ऐसा है, क्योंकि आज से पहले भी फंगस उगी हुई होगी, है ना, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग से पहले भी फंगस उगी होगी, पर किसी ने ध्यान से देखा नहीं था। इन्होंने देखा और इन्होंने डिस्कवरी कर दी। बाद में हार्वर्ड फ्लोरे के और चेन के साथ मिलकर, हार्वर्ड फ्लोरे और चेन, इन दो के साथ मिलकर उन्होंने क्या किया, इसको प्रभावशाली औषधि के रूप में स्थापित किया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई, उस टाइम पे इस पेनिसिलिन का उपयोग इतने ज्यादा अमेरिकी लोगों की, अमेरिकी जो फौजी थे उनके उपचार में किया गया था कि उनके लिए एक वरदान साबित हो गया था। ठीक है, बुखार कम कर देता है, रात को फौजी थक के आए, पेनिसिलिन दे दी, सुबह तक एकदम एनर्जेटिक। ठीक है, अगली बात समझ में। तो ये देख लीजिएगा, ये सब इसी में लिखा हुआ है, नोबेल प्राइज मिला था 1945 में। ठीक है, उसके बाद में तीसरे हैं, कुछ केमिकल्स बनाए जाते हैं, है ना, कुछ केमिकल्स, यानी कि ऑर्गेनिक एसिड हो गए, एल्कोहल वगैरह हो गए। एल्कोहल बता दिया है। ऑर्गेनिक एसिड में देखिए सिट्रिक एसिड है, वो एक एस्परजिलस नाइजर नामक कवक से बनाया जाता है, एस्परजिलस नाइजर। ठीक है, एस्परजिलस नाइजर से, ये आपको पता होना चाहिए। सिट्रिक एसिड एस्परजिलस नाइजर से बनता है, जो नींबू में जो एसिड बनता है ना, वो सिट्रिक एसिड एस्परजिलस नाइजर से। 2-4 मिनट,
ठीक है। एसिटिक एसिड है वो एसिटोबैक्टर एसिटाई नामक बैक्टीरिया से बनेगा। ब्यूटाइलिक एसिड है वो क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम नामक बैक्टीरिया से बनेगा। लैक्टिक एसिड है आप जानते हो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के द्वारा बनता है ना। देखिए एक नाम लिखा हुआ है लैक्टोबैसिलस डेलब्रूसिकी। डेलब्रूसिकी स्पीसीज है, ये आप नहीं भी याद रखें तो जरूरी नहीं है कोई याद रखें, आप लैक्टोबैसिलस याद रखिए, ये एक बैक्टीरिया है। ऐसे ही इथेनॉल सैक्रोमाइसिस सेरिवेसिस के द्वारा बनता है, ये एक यीस्ट है, कवक है, एक कोशिकीय कवक। ठीक है, ये तो हो गए केमिकल्स, है ना। ऐसे ही कुछ एंजाइम है जैसे लाइपेज, आप अपने जो कपड़ों पे तेल के धब्बे बन जाते हैं उनको साफ करने के लिए जो सर्फ वगैरह यूज लेते हैं, धोबी वगैरह यूज लेते हैं, है ना, तो लाइपेज एंजाइम होता है ना, वो तेल के धब्बों को हटाने के लिए काम में लिया जाता है। ठीक है, ये भी सूक्ष्म जीवों द्वारा बनता है। ऐसे ही पैक्टिनेज और प्रोटियोजेज, आप जैसे बोतल का जो जूस आता है, माजा हो गया, है ना, या फिर ये स्लाइस वगैरह हो गया, वो आप घर पे आम का जूस बनाते हो उससे कितना हल्का होता है, कितना साफ होता है। आप नई नई कोई बोतल लाते हो, कितनी साफ बोतल होती है, आप 1 महीने उसको यूज कर लो उतनी साफ नहीं रहेगी, जबकि आप उसमें कोई कंकड़ पत्थर थोड़ी डालते हो कि बजा रहे हैं इसलिए खुरदरी हो गई है सर, क्योंकि उसमें पैक्टिनेज और प्रोटियोजेज एंजाइम होते हैं जो फ्रूट जूस को बोटलिंग के टाइम साफ रखने के लिए, कितना क्लीन होता है आप देखिए, कैटरीना कैफ के ऊपर गिरता है कोट पे, है ना, कितना साफ होता है। आप घर पे बना के देखिएगा कि रहिएगा, वो नहीं होता, वैसा नहीं होता है। ठीक है, आगे बात समझिए, क्योंकि उसमें पैक्टिनेज और प्रोटियोजेज होते हैं। ऐसे ही स्ट्रेप्टोकाइनेज होता है वो जब ब्लड क्लॉट बन जाते हैं पेशेंट में, है ना, जब हृदयघात मतलब आपके हार्ट में रक्त के थक्के बन जाते हैं नसों में, और उसकी वजह से हार्ट अटैक आने वाली की समस्या हो जाती है, इसको बोलते हैं मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन, है ना। हार्ट अटैक के जो पूर्ववर्ती लक्षण होते हैं मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन, है ना। होता क्या है कि जैसे मान लीजिए आपकी हार्ट में कोई ब्लॉकेज हो गया है ना, तो उस ब्लॉकेज को तोड़ने के लिए इस स्ट्रेप्टोकाइनेज को काम में लिया जाता है, तुरंत उसका इंजेक्शन दिया जाता है। ये क्या करता है, इस थक्के को तोड़ता है, थक्का स्फोटन करता है। हृदयघात से गुजर रहे मरीजों में मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन के दौरान थक्का स्फोटन में मदद करता है। देखिए क्लोट बस्टर लिखा हुआ है, क्लोट बस्टर रिमूव ब्लड क्लोट्स फ्रॉम पेशेंट्स, है ना, यानी कि थक्के को फोड़ने के लिए ब्लड क्लोट जो बन जाते हैं, कई बार हार्ट में बन गए, आपकी वेसल्स में ब्लड वेसल्स होते हैं, धमनी और शिराएं होती हैं, आर्टरी और वेन होती है, उनके अंदर बन जाता है क्लोट, तो उसको हटाने के लिए इसको काम में लिया जाता है। ठीक है, ऐसे ही कुछ केमिकल्स और होते हैं बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स, जिसमें साइक्लोस्पोरिन ए। कई बार क्या होता है कि आपके अंदर जैसे किडनी ट्रांसप्लांट की जाती है, लीवर ट्रांसप्लांट, हार्ट ट्रांसप्लांट, पर हमारी बॉडी के अंदर एक कैपेसिटी होती है कि वो खुद के और पराये में डिफरेंस करने की क्षमता रखता है। तो अगर आप दूसरे का किसी का, भले ही वो मतलब सिबलिंग हो, मान लीजिए कि कोई जुड़वा बहनें हैं, जुड़वा भाई हैं, जुड़वा भाई बहन है, उसका आप ट्रांसप्लांट करोगे तो उतना नहीं पहचान पाएगा, है ना। फिर दूसरे भाई बहन हैं जो सिबलिंग, ऐसे मान लीजिए कि जुड़वा नहीं है, तो फिर थोड़ा कम, है ना, थोड़ी ज्यादा पहचानने की प्रोबेबिलिटी बन जाएगी हमारे शरीर के द्वारा कि ये किसी दूसरे का है ऑर्गन, या कोई दूसरा रिश्तेदार है, उसमें और ज्यादा प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि हमारा शरीर तुरंत पहचान लेगा कि ये किडनी किसी और की है ना। तो ऐसे टाइम पे जब ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया जाता है तब हमारे शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र को जो क्या करता है, खुद के और पराये में डिफरेंस करने की क्षमता होती है, तो उसको मूर्ख बनाने के लिए, ताकि ये खुद का ऑर्गन लगे उसको, या उसको ये जो किडनी आपने ट्रांसप्लांट की है, लीवर किया है, हार्ट किया है, वो दूसरे का ना लगे, इसलिए उसको कुछ दवाइयां दी जाती हैं, जिसका नाम है, देखिए एक दवाई है साइक्लोस्पोरिन ए। ये कवक होता है ट्राइकोडर्मा पोलिस्पोरम, उस कवक से, देखिए फंगस लिखा हुआ है ट्राइकोडर्मा पोलिस्पोरम, फंगस मतलब कवक, ट्राइकोडर्मा पोलिस्पोरम नामक कवक से साइक्लोस्पोरिन ए मिलती है, और ये इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट है, यानी कि हमारी प्रतिरक्षा को संदमन करती है, इसलिए इसको प्रतिरक्षा संदमक औषधि भी बोलते हैं, है ना। हमारे अंदर दो प्रकार की प्रतिरक्षाएं होती हैं, एक होती है सीएमआई, सेल मीडिएट इम्यूनिटी, कोशिका माध्य प्रतिरक्षा, और एक होती है एंटीबॉडी मीडिएट इम्यूनिटी, एएमआई, इसको ही आप तरल प्रतिरक्षा भी बोल देते हैं, एएमआई को, ह्यूमोरल जो इम्यूनिटी होती है वो। तो ये जो सीएमआई बोलता हूं ना मैं, सीएमआई जो कोशिका माध्य प्रतिरक्षा है, यही प्रत्यारोपित अंगों को अस्वीकार करने का, रिजेक्ट करने का काम करती है। अगर आपका ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है और शरीर को पता लग गया, कौन से प्रतिरक्षा तंत्र को पता लगेगा, इसी कोशिका माध्य प्रतिरक्षा को पता लगेगा कि ये अंग किसी और का है, तो हमारा शरीर उस पर अटैक करता है पूरा का पूरा, उसको रिजेक्ट कर देता है और उसको किसी फॉरेन पार्टिकल की तरह ट्रीट करता है और उसको खत्म करने का काम शुरू कर देता है। तो इस सीएमआई को मूर्ख बनाने के लिए साइक्लोस्पोरिन दिया जाता है। पहली बार थनेटोस्पोरा से खोजा गया था ये ना, ट्राइकोडर्मा से पहले
थ्रेटोस्पोरा से, हाँ थ्रेटोडर्मा था या थ्रेटोस्पोरा था, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, ये याद रखो ट्राइकोडर्मा पोलिस्पोरम से आजकल ऑब्टेन किया जाता है। ठीक है, ऐसे ही एक रसायन है, बायोएक्टिव मॉलिक्यूल है स्टैटिन। ये एक यीस्ट होता है बेटा, मोनोस्कस परफ्यूरियस। कितने यीस्ट आ गए? 2 यीस्ट आ गए। सैकरोमाइसिस सेरिवेसी जो ब्रेड और एल्कोहल बनाने के लिए काम में लिया जाता है। मोनोस्कस परफ्यूरियस यीस्ट है, यानी कि एक कोशिकीय कवक है, स्टैटिन बनाने के लिए काम में लिया जाता है। और ये क्या करता है? हमारे ब्लड के कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने के लिए काम में लिया जाता है, लोअर्स ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल। तो क्वेश्चन पूछा जाता है मैच द कॉलम में, ऐसे के ऐसे मैच द कॉलम में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, इनको अंडरलाइन कर लीजिएगा। ठीक है, मैच द कॉलम में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। साइक्लोस्पोरिन ट्राइकोडर्मा पोलिस्पोरम से मिलता है, इम्यूनोसप्रेसिव है, प्रतिरक्षा संदमक है, सीएमआई को सप्रेस करता है। स्टैटिन मोनोस्कस परफ्यूरियस यीस्ट से मिलता है। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मोनोस्कस परफ्यूरियस क्या है? यीस्ट है। ट्राइकोडर्मा पोलिस्पोरम फंगस, कवक है। यीस्ट भी एक फंगस ही है, एक कोशिकीय है ना। ये ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है। ठीक है, ऐसे ही लाइपेज ऑयल स्टेन को रिमूव करता है। पैक्टिनिस, प्रोटियोजेस बोतल जूस को साफ रखने के लिए काम में लेते हैं। स्ट्रेप्टोकाइनेज ब्लड क्लोट्स होते हैं हमारी बॉडी में, है ना, हार्ट अटैक के, मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन के टाइम उनको तोड़ने का काम करता है, फोड़ने का काम करता है। ऐसे ही सिट्रिक एसिड एस्परजिलस नाइजर नामक कवक से, एसिटिक एसिड एस्ट्रोबैक्टर एसिडी नामक बैक्टीरिया से, ब्यूटारिक एसिड क्लोस्ट्रिडियम ब्यूटाइलिकम नामक बैक्टीरिया से, लैक्टिक एसिड लैक्टोबैसिलस, है ना, इसका स्पीसीज का नाम याद में रखिएगा, डेलब्रूकी, है ना, बैक्टीरियम से। एथेनॉल होता है सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी नामक कवक से। ठीक है, ये लैक्टोबैसिलस वाला पिछली जो हमारी सीरीज थी जिसमें था घरेलू उपयोग में सूक्ष्म जीव, उसमें भी बताया गया था। ठीक है, उसके बाद में ये ध्यान रखिएगा, देखिए स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया पे काम कर रहे थे, तब उन्हें पेनिसिलियम नोटाटम नामक फंगस का इन्फेक्शन पता चला। आ रही बात समझ में? देखिए अर्नेस्ट चेन और हार्वर्ड फ्लोरे, इन्होंने इनके साथ काम करके इसको प्रभावशाली औषधि के रूप में स्थापित किया था। आज के लिए इतना ही, ये सेशन थोड़ा लंबा भी हो गया है ना। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। खेलते कूदते रहिए, पढ़ते लिखते रहिए, मस्त रहिए। यूट्यूब चैनल अगर काम की जानकारी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और भी बच्चों के पास जानकारी नॉलेज पहुंचे। और अगर आपको CUET की तैयारी करनी है तो आप हमारे बेसिक शिक्षा चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और पेड बैच का हिस्सा भी बन सकते हो। थैंक यू।